नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हम यहाँ पर बीएससी पार्ट सेकंड का पेपर थर्ड स्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले लेसन्स में हमने इस पेपर के अंतर्गत मॉड्यूलर ग्रोथ, एपिकल मेरिस्टेम ऑर्गेनाइजेशन आदि का अध्ययन कर लिया था। पिछले लेसन में हमने नया चैप्टर आरंभ किया था, उत्तकों के प्रकार, टाइप्स ऑफ टिश्यूज़। जैसा कि हम जानते हैं, पादप शरीर सेल्स और टिश्यूज़ का बना हुआ होता है और यहाँ पर भ्रूणीय जो पादप है उससे विभाजित की उत्तकों के पश्चात परमानेंट टिश्यू का निर्माण होता है। यूँ कह सकते हैं कि पादप में टिश्यूज़ या उत्तक दो प्रकार के पाए जाते हैं, विभाजित की उत्तक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और स्थायी उत्तक परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू यहाँ पर तीन प्रकार के पाए जाते हैं, सरल उत्तक, जटिल उत्तक और विशिष्ट उत्तक। पिछले लेसन में हमने परमानेंट टिश्यू के अंतर्गत सरल प्रकार के उत्तकों का अध्ययन आरंभ किया था और उसमें हमने सरल उत्तकों को तीन प्रकार में विभाजित किया था, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेन्काइमा, अर्थात मृदु उत्तक, स्थूलकोण उत्तक और दर्डो उत्तक। आज पेरेन्काइमा के आगे का अध्ययन हम जारी रखेंगे। दूसरा जो सरल स्थायी उत्तक है वह स्थूलकोण उत्तक है। स्थूलकोण उत्तक की संरचना एवं लक्षण की चर्चा करें तो ये मृदु उत्तक की आकृति व आकार में समानता दर्शाते हैं। ये समव्यासी होते हैं, लेकिन समव्यासी से लेकर के ये लंबे तंतु में फाइबर समान संरचना प्रकट करते हैं। इनकी कोशिका भित्ति अपेक्षाकृत मोटी होती है, कोशिकाएं असमान मोटाई की होती हैं तथा स्थूलन वृद्धि के साथ साथ कोशिका दीर्घीकरण के साथ साथ उत्पन्न होता है। इसके कारण इसमें लचकता बनी रहती है। इनकी उत्पत्ति मृदु उत्तकों से होती है और इनमें कोणों पर स्थूलन पाया जाता है तथा ये अपेक्षाकृत मृदु उत्तक की कोशिकाओं से लंबी होती हैं। इनकी कोशिका भित्ति में कैल्शियम पेक्टेट का निक्षेपण पाया जाता है, जिसके कारण कोशिकाएं लचकमय या इलास्टिक लक्षण दर्शाती है। मृदु उत्तक की तुलना में अधिक मोटी भित्ति युक्त होती हैं, जिसमें सेलुलोज, एमीसेलुलोज व पेक्टिन उपस्थित होते हैं। लेकिन ये याद रहे, कोलेन्काइमा की कोशिकाओं का जो स्थूलन है उसमें लिग्निन नहीं पाया जाता है। पेक्टिन के जलरागी गुण हाइड्रोफिलिक नेचर के परिणाम स्वरूप कोशिका भित्ति नम्य और लचीली रहती है। 3-4 कोशिकाओं के कोण मिलने के स्थान पर यह अधिक मोटी होती है। कोशिका भित्ति का स्थूलन कोशिका दीर्घीकरण के साथ साथ होता है। इसी कारण से तरुण अंग जैसे टहनी, पर्णवृत्त, पर्ण, पुष्पवृंत आदि की वृद्धि को बिना अवरुद्ध किए ये स्थूलन लचकमयी दृढ़ता प्रदान करता है और यही कारण है कि वायु के झोंकों से ये मुड़ते नहीं हैं, मुड़ जाते हैं, झुक जाते हैं, टूटते नहीं हैं। स्थूलकोण उत्तक का पादपों में वितरण देखें। ये प्राथमिक शरीर में अधिकांशतः उपस्थित होता है, जैसे तना, पर्ण, पुष्पीयांग व फलों में। बाह्य त्वचा के नीचे 3 या 4 परतों में ये उपस्थित होकर के सामान्यतः अधश्चर्म हाइपोडर्मिस का निर्माण करते हैं। हम उदाहरण देख सकते हैं सूरजमुखी, कुकुरबिटा आदि।
यहाँ पर इनकी पट्टिकाएँ कैपेरिस में सतत होती है, लेकिन कुकुरबिटा में हम जैसे देखते हैं उभारों पर समूह में ये उपस्थित होते हैं। यहाँ पर विशेष बात ध्यान रखने वाली यह है कि एक बीजपत्री पादपों में कोलेन काइमा अधिकांशतः नहीं पाया जाता है और इसी के साथ साथ द्वितीय गुत्तकों में भी तथा भूमिगत तना और जड़ों में भी कोलेन काइमा अनुपस्थित रहता है। कोलेन काइमा के प्रकार। पादपों में पाया जाने वाला कोलेन काइमा टिश्यू 3 प्रकार का होता है और ये विभाजन का आधार इनकी कोशिकाओं में पेक्टिन व हेमीसेलुलोज के विभिन्न प्रकार के स्थूलन के परिणाम स्वरूप किया जाता है। यहाँ हम तीनों का डायग्राम देख सकते हैं। एंगुलर कोलेन काइमा, दूसरा लेक्यूनर कोलेन काइमा और तीसरा लेमिलर या प्लेट कोलेन काइमा। इसका तात्पर्य हुआ कि जो 3 प्रकार हैं उनके नाम क्या हैं। स्थूल कोण उत्तक के 3 प्रकार के नाम: कोणीय स्थूल कोण उत्तक, एंगुलर कोलेन काइमा, रिक्तिका में या नलिकीय स्थूल कोण उत्तक, लेक्यूनर या ट्यूबुलर कोलेन काइमा, स्तरित या प्लेट स्थूल कोण उत्तक, लेमिलर या प्लेट कोलेन काइमा। हम एक एक करके इनके लक्षण देखते हैं। सबसे पहले एंगुलर कोलेन काइमा। कोणीय स्थूल कोण उत्तक में सेलुलोज और हेमीसेलुलोज, पेक्टिन आदि का निक्षेपण इनके कोणों पर होता है। जैसा कि आप यहाँ इस डायग्राम में देखते हैं, जहाँ कोशिकाएं मिलती हैं उन मिलन स्थान कोशिकाओं के बीच में जो काला धब्बा आपको कोणों पर दिखाई दे रहा है, ये निक्षेपण या स्थूलन को निरूपित करता है। और इसका तात्पर्य कि कोणीय स्थूलन में जो स्थूलन है वह कोणों पर होता है, इस कारण इसको हम एंगुलर कोलेन काइमा कहते हैं। उदाहरण धतूरा, टमाटर आदि। दूसरा जो प्रकार है वह है लेक्यूनर या ट्यूबुलर कोलेन काइमा। रिक्तिका में या नलिकीय स्थूल कोण उत्तक। यहाँ पर हम देखें कि जिस स्थान पर कोशिकाएं मिलती है उनके बीच में अंतराकोशिक स्थल उपस्थित हैं। बीच में इंटरसेलुलर स्पेस पाया जाता है और इंटरसेलुलर स्पेस कोलेन काइमा की इसी टाइप की कोशिकाओं में पाया जाता है। और इस जो स्थूलन है भित्ति में वो उन स्थानों पर पाया जाता है जो अंतराकोशिक स्थलों के सम्मुख होते हैं, सामने होते हैं। जैसे उदाहरण साल्विया, मालवा, एल्थिया आदि। तीसरा प्रकार है लेमिलर प्लेट कोलेन काइमा, स्तरित या प्लेट स्थूल कोण उत्तक। इस प्रकार के स्थूल कोण उत्तक की खास विशेषता होती है कि इनमें स्थूलन स्पर्श रेखीय भित्तियों पर ही पाया जाता है। टेंजेंट जो डायरेक्शन है उसी में ही ये पाया जाता है। इस कारण यहाँ आप देखेंगे कि कोशिकाएं एक पूर्ण पट्टी के समान संरचना प्रदर्शित करती है। ये स्पर्श रेखीय भित्ति पर स्थूलन पाया जा रहा है। इस कारण आप देखेंगे कि एक पट्टिका जैसी संरचना का निर्माण यहाँ पर होता है। इस प्रकार इनकी कोशिकाएं पट्टिकाओं के समान विन्यासित दृष्टिगत होती हैं। इसलिए इस प्रकार के कोलेन काइमा को लेमिलर या प्लेट कोलेन काइमा कहते हैं। स्थूल कोण उत्तक के पादपों में कार्य, जैसा कि पिछली बार हमने डिस्कस किया, हाइपोडर्मिस का निर्माण और स्थूलन लगातार साथ साथ होने के कारण जो इलास्टिसिटी है वह पादपों को स्थूल कोण उत्तक द्वारा प्रोवाइड की जाती है। हम एक एक करके इनके कार्य देखें। नंबर 1, कोमल अंगों को लचकमयी दृढ़ता या तनन दृढ़ता प्रदान करने का कार्य स्थूल कोण उत्तक करता है। नंबर 2, इनकी कोशिकाओं में दीर्घीकरण में ही लचीलापन होने के कारण ये तरुण अंगों की वृद्धि को बिना रोके लचकमयी दृढ़ता प्रदान करते हैं। नंबर 3, हरित लवक उत्पन्न होने से इनकी कोशिकाओं में हरित लवक उपस्थित होने से ये प्रकाश संश्लेषण का कार्य भी करती है। नंबर 4, सजीवता के कारण आवश्यकता अनुसार ये विभाजित होकर विभाजोत्तक में परिणित होकर घाव बढ़ने का कार्य करती है तथा
ऐदा निर्मित करने में भी ये सक्षम होती है। हमने पिछली बार पेरेन्काइमा मृदु ऊतक का अध्ययन किया था। अभी हमने स्थूलकोण ऊतक देखा है। दोनों ही एक दूसरे से काफ़ी समानता भी दर्शाती हैं तथा इनमें अंतर भी पाया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि कोलेनकाइमा ऊतक जो है वो पेरेन्काइमा ऊतक से ही निर्मित होता है। इस कारण यहाँ पर जो इन दोनों में अंतर पाया जाता है उसको हम देखें। एक तरफ हम जो है वो पेरेन्काइमा का अध्ययन करेंगे और उसके जस्ट दूसरी तरफ हम स्थूलकोण ऊतक को यहाँ पर लेते हैं। पेरेन्काइमा की कोशिकाएं समव्यासीय पतली भित्ति युक्त होती है, जबकि कोलेनकाइमा की कोशिकाएं लंबी एवं मोटी भित्ति युक्त होती है। पेरेन्काइमा की कोशिका भित्ति में स्थूलन नहीं पाया जाता है, जबकि स्थूलकोण ऊतक की भित्तियों में अनियमित रूप से स्थूलन पाया जाता है। पेरेन्काइमा की कोशिकाओं में अंतराकोशिक स्थल सामान्यतः उपस्थित होते हैं और अधिकांशतः उपस्थित होते ही हैं, जबकि कोलेनकाइमा की जो कोशिकाएं उनमें अंतराकोशिक स्थल नहीं पाए जाते हैं। कुछ मात्रा में रिक्तिका में कोलेनकाइमा में ये अंतराकोशिक स्थल उपस्थित होते हैं। पेरेन्काइमा की अधिकांश कोशिकाएं अंडाकार या बहुभुजाकार होती है, जबकि कोलेनकाइमा की कोशिकाएं गोल या बहुभुजाकार होती है। पेरेन्काइमा की कोशिकाएं भोजन निर्माण खाद्य पदार्थों का संचय करती है, अर्थात भोजन निर्माण के पश्चात जो खाद्य पदार्थ हैं उसका संचय या स्टोरेज करने का कार्य अधिकांशतः पेरेन्काइमा के द्वारा होता है। लेकिन कोलेनकाइमा का मुख्य कार्य जो है वो अंगों को दृढ़ता एवं लचीलापन प्रदान करने का होता है। तो दो शब्द यहाँ पर आते हैं, दृढ़ता भी स्थूलन के कारण और साथ साथ दीर्घीकरण के साथ साथ ये उत्पन्न होती है, इसलिए लचीलापन भी यहाँ पर उत्पन्न होता है। आज का क्लास वर्क या होमवर्क, यहाँ पर दो प्रकार के क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। लघु उत्तरात्मक प्रश्न जो 3 हैं और शॉर्ट नोट्स टाइप प्रश्न जो कि 3 हैं। पहला क्वेश्चन, पादपों में स्थूलकोण ऊतक कितने प्रकार के पाए जाते हैं, नाम लिखिए। नंबर 2, स्थूलकोण ऊतक का महत्वपूर्ण गुण क्या है। नंबर 3, स्थूलकोण ऊतक की कोशिका भित्ति में किन पदार्थों का स्थूलन पाया जाता है। 3 शॉर्ट नोट्स देखें आप। मृदु ऊतक एवं स्थूलकोण ऊतक में अंतर स्पष्ट कीजिए। तुलनात्मक अध्ययन के साथ इनमें अंतर बताना है। नंबर 5, स्थूलकोण ऊतक के कार्यों का विवेचन कीजिए। नंबर 6, स्थूलकोण ऊतक के विभिन्न प्रकार का वर्णन कीजिए। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर हम स्थूलकोण ऊतक की संरचना, उसकी विशेषताएं, उसके प्रकार, उनके कार्य आदि पर हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। आप होमवर्क जो है वो कर करके हमें प्रेषित करें। आगे हम परमानेंट सिंपल टिश्यू को कंटिन्यू रखेंगे। धन्यवाद।